लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। उन्नीस सौ अस्सी की एक सुबह जब दुनिया धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, तभी पश्चिमी देशों में दो इस्लामी देशों के बीच ऐसी चिंगारी भड़की जिसने 8 साल तक सब कुछ खाक कर दिया। ईरान और इराक, दो देश, एक ही धर्म इस्लाम को मानने वाले देश, पर ये दोनों ही देश एक मामले में अलग थे। इसमें ईरान एक शिया देश था तो इराक एक सुन्नी देश था। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दशकों से चली आ रही दुश्मनी, धार्मिक विभाजन और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक विस्फोट का मिश्रण था। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो लगा कि कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध पूरे 8 साल तक चला और इसमें 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस जंग में शहरों को तबाह कर दिया गया और लाखों परिवार बर्बाद हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्ध को भड़काने वाली चिंगारी बस एक अफवाह थी, एक ऐसी अफवाह जिससे युद्ध असल में शिया और सुन्नी की लड़ाई भी बन गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी थी वो अफवाह जिसके चलते ये जंग शुरू हुई और कैसे इसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये कहानी शुरू होती है साल 1979 से। इस साल मिडिल ईस्ट में दो बड़ी घटनाएं होती हैं। 1979 में ईरान में एक ऐतिहासिक घटना घटती है। इसको इस्लामी क्रांति के नाम से जाना जाता है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता पलट होता है और अयतुल्ला रूहुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना होती है। इस क्रांति ने सिर्फ ईरान को नहीं बदला, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया। अचानक ईरान एक सेकुलर देश से शिया बहुल देश बन गया, जो अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को पड़ोसी देशों में भी फैलाना चाहता था। वही दूसरी बड़ी घटना थी ईरान के पड़ोसी देश इराक में। यहां सद्दाम हुसैन इराक के नए प्रेसिडेंट बने। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इराक एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहां आबादी का रेशियो 60-40 है, यानी 60% सुन्नी और 40% शिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक शिया डोमिनेटिंग कंट्री था और अयतुल्ला खोमैनी इन शियाओं के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। जब 1979 में खोमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों में ईरान की तरह ही क्रांति होनी चाहिए, यानी कि इस्लाम का रूल इन देशों में वापस आना चाहिए। खैर, खोमैनी जब ये बात कर रहे थे तब उनका इशारा इराक की तरफ भी था, जहां 40% शिया रहते थे। जल्दी ही उन्होंने कहना शुरू किया कि शियाओं का सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। उनके इस तरह के बयानों से सद्दाम हुसैन को यह डर लगने लगा कि कहीं शिया इराक में उनके विरोध में ना उतर आए और उनका तख्ता पलट ना हो जाए। इतिहासकार दिलीप हीरो अपनी किताब द लॉन्गेस्ट वॉर में बताते हैं कि सद्दाम के लिए ईरान की इस्लामी क्रांति सिर्फ एक विदेशी घटना नहीं थी, बल्कि ये उनके शासन के लिए एक सीधा खतरा भी थी। खोमैनी ने तो खुलेआम सद्दाम को अत्याचारी और शैतान कहना शुरू कर दिया था। फिर इसी डर के बीच में एक घटना होती है। घटना 16 जुलाई 1979 की थी। अमेरिका के द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में एक खबर छपती है। खबर में ईरान और इराक के बॉर्डर के पास एक जगह है शत अल अरब, इसके बारे में बात की गई थी। कहा गया कि इस जगह पर तेल के भंडार हैं। इस खबर ने दोनों देशों में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि दोनों देशों को इससे फायदा होना था। तेल तब सबसे कीमती चीज हुआ करती थी, इनफैक्ट आज भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर का सोर्स बहुत मजबूत था। अमेरिका के एक सैटेलाइट से बात निकली थी, इसलिए ईरान और इराक को पक्का भरोसा हो गया कि खबर तो भाई पक्की है। इसके बाद शुरू होती है दोनों देशों के बीच में टेंशन की एक बहुत लंबी यात्रा। दोनों देश शत अल अरब को अपना कहने लगे। इराक का अपना दावा था और ईरान का भी अपना दावा था। जब आपसी बातचीत से सोल्यूशन नहीं निकला तो यह मामला चला गया यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। यहां पर भी जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मामला और ज्यादा बिगड़ता चला गया। वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर ने दो पड़ोसी देशों को लड़ा दिया। सद्दाम की नजर अब शत अल अरब नदी पर थी। सद्दाम हुसैन ने अयतुल्ला खोमैनी की बयानबाजी का जवाब देने की ठानी। उन्होंने ईरानी क्रांति का फायदा उठाने की कोशिश की और शत अल अरब पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ये ईरान पर हमला करने का सही समय है, क्योंकि क्रांति के बाद ईरान की सेना कमजोर हो चुकी थी और देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। सद्दाम ने ईरान के कुर्दिस्तानी लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और कहना शुरू किया कि कुर्दिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग अरबी हैं और ऐसे में क्षेत्र ईरान का नहीं, सऊदी अरब का होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह इलाका शत अल अरब बॉर्डर लाइन के पास पड़ता था। यहीं पर टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर्स भी आपस में आकर मिलती हैं।
ये एरिया दोनों देशों के ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह थी। दोनों देशों के बीच इस जगह से ट्रेड को लेकर समझौता भी था। इसी के साथ इराक का शहर अल-बसरा और वहीं ईरान का खुर्रम शहर और अबादान शहर भी इसी एरिया के आसपास पड़ता था। अच्छा, यहाँ पर तेल का एक भंडार पहले से मौजूद था। युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। इराक की सरकार ने ईरान के भीतर घुसकर सीक्रेट मिशन चलाने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान एक और घटना घटी, युद्ध को भड़काने का बिल्कुल इमीडिएट कारण बन गई। 22 सितंबर 1980 को इराक ने दावा किया कि ईरान की सेना ने इराक के शहरों पर रॉकेट से हमला किया है। एक ऐसा दावा था जिसको कंफर्म नहीं किया जा सका, लेकिन ये जो दावा था ये जंगल में आग की तरह फैल गया। फ्रांसीसी हिस्टोरियन पियरे रज़ौक्स अपनी किताब द ईरान इराक वॉर में लिखते हैं कि इराक ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी कि ईरानी सेना एक इराकी मस्जिद पर हमला कर रही है। इससे हुआ यह कि कई शिया नागरिक मारे गए। ये अफवाह इराक की जनता को भड़काने और युद्ध के लिए समर्थन जुटाने का एक तरीका था। इस अफवाह ने इराक में एक भावना पैदा कर दी कि ईरान ने उनकी पवित्रता पर हमला किया है। इसी दिन सद्दाम हुसैन ने अपनी सेना को ईरान पर हमला करने का आदेश भी दिया। उनका मानना था कि ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी ईरान के बड़े हमले से पहले की गई जवाबी कार्रवाई। हालांकि सच्चाई ये थी कि ईरान ने ऐसा कोई हमला किया नहीं था। ये सिर्फ सद्दाम हुसैन की एक पॉलिटिकल चाल थी, जिसका मकसद था ईरान की नई सरकार को और ज़्यादा अनस्टेबलाइज करना और शत अल अरब नदी पर अपना कंट्रोल हासिल करना। सद्दाम को लगा था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा और वो एक लीडर के तौर पर उभरेंगे, लेकिन उन्होंने अयातुल्लाह खुमैनी की ताकत और ईरान में जो उस समय नेशनलिज्म की ताकत उभर रही थी उसको बहुत कम आंक लिया। 22 सितंबर 1980 को इराकी सेना ने 10 डिवीजन्स के साथ ईरान पर एक बड़े हमले की शुरुआत की। यह हमला शुरू हुआ हवाई हमले के साथ और इराक ने जल्दी ही खुजिस्तान नाम के ईरानी प्रोविंस पर कब्जा भी कर लिया। ईरान के अंदर घुसकर सद्दाम हुसैन ने ईरान की कई जगहों पर कब्जा किया था। शुरुआत में इराक को लगातार कामयाबी मिलती रही। उनकी सेना ने ईरान के कई शहरों पर कब्जा किया, लेकिन जल्दी ही ये साबित हो गया कि सद्दाम हुसैन की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही गलत थी। दरअसल ईरान इस युद्ध में हार रहा था क्योंकि ईरानी क्रांति की वजह से ईरान की सेना बिखर गई थी। अब इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने भी इराक के खिलाफ कमर कसी। सबसे पहले खुमैनी ने जनता के मन में सद्दाम के खिलाफ अपना भरोसा कायम किया और सद्दाम को भगाने का वादा किया। खुमैनी जानते थे कि ईरान की आबादी इराक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इराक के पास अगर हथियार ज़्यादा हैं तो ईरान को अपनी सेना बढ़ानी होगी। इसके लिए खुमैनी ने ईरान के युवाओं से सेना में भर्ती होने का आह्वान किया। खुमैनी ने अपने लोगों से पवित्र युद्ध या एक तरह से जिहाद का आह्वान किया। इस आह्वान ने लाखों ईरानी शिया युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट किया। इन स्वयं सेवकों ने, जिन्हें पासदारान कहा जाता था, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इराकी सेना का मुकाबला किया। इतिहासकार चार्ल्स ट्रिप अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इराक में लिखते हैं कि खुमैनी ने युद्ध को शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम के बीच की लड़ाई का रूप दे दिया और इस धार्मिक जोश ने ईरानी सेना को एक नई एनर्जी दी। धीरे धीरे युद्ध का रुख पलटने लगा। 1982 तक ईरान ने अपने खोए हुए ज़्यादातर इलाकों को वापस ले लिया और अब वो इराक के अंदर घुसकर हमला करने लगा। सद्दाम ने युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन अब खुमैनी ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। खुमैनी ने सद्दाम की सत्ता को खत्म करने की कसम खा ली। जल्दी ही ईरान ने अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर दी। इस सेना ने बड़े पैमाने पर इराकी सेना से लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि इस जंग में इराक का सपोर्ट अमेरिका के साथ सोवियत भी कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ईरान की क्रांति से पहले ही नाराज था और वहीं कोल्ड वॉर के टाइम पर इराक जो है वो रूस के साथ खड़ा था, इसलिए रूस भी इराक का साथ दे रहा था। यानी दुनिया के दो जो पोलिंग नेशंस थे वो दोनों इराक के साथ थे। यही नहीं, दूसरे कई इस्लामिक देश थे जो इराक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ईरान ने इराक को कड़ी टक्कर दी और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर आता है 20 जून 1982 का दिन, जब सद्दाम हुसैन ने युद्ध विराम की घोषणा की और ईरान के उन सभी जगहों को वापस करने की बात कही जिन पर इराक ने कब्जा किया था। लेकिन खुमैनी ने अब तक इराक को सबक सिखाने की ठान ली थी। उन्होंने इराक के युद्ध विराम की मांग को ठुकरा दिया। आखिर में इराक को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इस दौरान ईरान ने अपने सभी एरियाज को दोबारा हासिल किया, लेकिन लड़ाई यहीं तक नहीं रुकी। अपने सभी एरियाज को वापस पाने के बाद ईरान ने इराक के इंपॉर्टेंट शहर अल-बसरा पर हमला कर दिया। दोस्तों, अल-बसरा को अगर देखें तो ये एकमात्र जगह थी जहां से इराक अपने तेल को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था। खुमैनी ने इसीलिए बहुत सोच समझकर इस शहर पर हमला किया था ताकि इराक का
ऑयल ट्रेड का एक्सेस खत्म हो जाए। इस हालत में इराक ने केमिकल गैस का इस्तेमाल किया और ईरानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस अटैक ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी खोमैनी ने हार नहीं मानी। खोमैनी अब चाहते थे कि सद्दाम की सत्ता खत्म हो जाए। इधर इराकी सेना ने ट्रेंच बनाए और वहां पर डेरा डाल लिया था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टेक्निक थी। इन ट्रेंचेस की मदद से ईरानी सेना को इराक पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। दोस्तों, ये वो लड़ाई थी जो बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह लड़ी गई थी, यानी आमने सामने और ट्रेंचेस की लड़ाई। ईरान अपने सैनिकों को एक साथ झुंड में इराकी सेना के सामने खड़ा कर देता था। उसका कहना था कि अगर गोलियों की बौछार से 100 सैनिक मारे जाते हैं तो बाकी बचे सैनिक उन जगहों पर आसानी से बढ़ते हुए कब्जा कर सकते हैं। सोच कर देखिए कि किस लेवल पर इस लड़ाई लड़ी गई होगी। बहरहाल, ईरान ने कुर्द और दूसरे कई लोकल ग्रुप्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया उनसे बातचीत करके। इससे हुआ यह कि ईरान और ताकतवर हो गया। फिर आता है साल 1984, जब इराक ने ईरान के तेल टैंकरों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। इसके जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सभी रास्तों को बंद कर दिया। ये वो रास्ता था जहां से दुनिया का 40% ऑयल एक्सपोर्ट होता था। ईरान के इस कड़े फैसले से इराक की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ने वाला था। इस युद्ध से कई दूसरे देशों को नुकसान भी हो सकता था। ईरान के इस फैसले से ये युद्ध एक तरह से लोकल से इंटरनेशनल मुद्दा बन गया। ऐसे में इराक से अलग जो देश इस बैन से अफेक्ट हो रहे थे, उन्होंने ईरान पर दबाव डाला कि बैन सिर्फ इराक पर लगाया जाए, बाकी ऑयल टैंकर्स को जाने दिया जाए। ईरान ने फिर इस बात को मान लिया। इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर इराक पर पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के इस फैसले से वो देश एक हो गए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे। इन देशों ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सिक्योरिटी की अपील की। यही नहीं, इराक और ईरान का युद्ध इतना लंबा खिंच गया कि इराक और ईरान दोनों ही देश काफ़ी कमज़ोर हो गए। दोनों देश हथियारों को भी खरीदने में दिक्कत महसूस करने लगे थे। फिर इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी दखल दी और दोनों देशों ने जल्दी से लड़ाई खत्म करने का दबाव डाला। बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद कहीं जाकर जुलाई 1988 में यह भयानक युद्ध खत्म हुआ। इस दौरान माना जाता है कि आर्थिक तबाही तो हुई ही, जो कि जाहिर है कि होनी ही थी, लेकिन दोनों ही देशों के मिलाकर करीब 20 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। लाखों लोग घायल हो गए और हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो खबर छापी थी वो एक फेक न्यूज़ थी। वहाँ कोई तेल भंडार कभी मिला ही नहीं। यानी ईरान और इराक एक झूठी खबर के पीछे 8 साल तक लड़ते रहे और इस दौरान उन्होंने खुद को बर्बाद भी कर दिया। अब अगर आप देखें तो एक अफवाह ने 2 देशों की तबाही ला दी। इस युद्ध को इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। अब आपकी इस युद्ध को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.